हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 2 दिसंबर 2004 का यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का पेपर। उससे पहले हम 1K की फैमिली होने ही वाले हैं, तो जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं रिलेटेड पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल के लिए। तो चलिए, हमने फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ये कुछ प्रोपोनेंट्स दे रखे हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के, हमें इनको करेक्ट सीक्वेंस में रखना है। सो ऑप्शंस आपके पास सामने हैं, गैरोफेलो, लम्ब्रोसो, फेराई। ऑप्शन बी है आपके पास फेराई, गैरोफेलो एंड लम्ब्रोसो। ऑप्शन सी है आपके पास लम्ब्रोसो, फेराई एंड गैरोफेलो। एंड ऑप्शन नंबर डी इज लम्ब्रोसो, गैरोफेलो एंड फेराई। So option number C is the correct answer, where Lombroso will be first, then Ferrai and then Garofalo. Next question देखते हैं, question number 27. Among the following, who is the author of the book The Outsiders? Outsiders book का author कौन है? और ये जो है ना, इसका एक पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम में, जहाँ पर अलग अलग बुक्स, अलग अलग ऑथर्स और थ्योरीज ऑफ क्राइम और उनके प्रपाउंडर्स, ऐसा एक आपको मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहां पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो आउटसाइडर बुक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शंस आपके पास है होवर्ड बेकर, डेविड मज्जा, टैलकट पार्सन्स एंड एनरिको फेराई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, होवर्ड बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ क्वेश्चन नंबर 28 स्टेट्स nothing is an offense under the IPC which is done by child whose age is। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र इनमें से एक होगी, कोई आईपीसी के अंडर अगर ऐसे बच्चे ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा, है ना। सो ऑप्शंस आपके पास है 18 ईयर्स, 16 ईयर्स, 10 ईयर्स या 7 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन क्योंकि 2004 का है, उस टाइम पर आईपीसी चलता था, बट अभी आपको पता होगा कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है नए एक्ट से। सो जो आईपीसी के लिए है वो है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। सो बीएनएस में सेम चीजें हैं बट सेक्शन सब बदल गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 7 ईयर्स। अगर कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है और वो कोई ऑफेंस करता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये जो सारी चीजें होती है इनको हम कंसिडर करते हैं जनरल एक्सेप्शंस के अंदर, ठीक है। तो जनरल एक्सेप्शंस में इनको माना जाता है। तो चैप्टर 3, मैं बीएनएस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शंस के बारे में आपको बताया गया हुआ है, और उसका भी सेक्शन 20 जो है स्पेशली इस स्टेटमेंट को बताता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा कर रहा है उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, अल्कोहलिक एनोनिमस ये क्या है? अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है? ऑप्शन आपके पास क्या होते हैं? सीक्रेट कंप्लेनेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिटॉक्सिफिकेशन या अल्कोहल यूजेस इन प्रोहिबिटेड प्लेसेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो अल्कोहलिक एनोनिमस है वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जो उन लोगों के लिए है जो ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, जो खुद से विश करते हैं कि अब हमें ड्रिंक नहीं करना है, तो उन लोगों के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस जो है वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो इनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली इनके रिहैबिलिटेशन पर काम किया जाता है, इनके रीइंटीग्रेशन पर काम किया जाता है, इनके सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस रेफर्स टू। जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस होता है इसका क्या मतलब है? ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। ऑप्शन बी है आपके पास ट्रांसफर टू ओपन एयर प्रिजन। ऑप्शन सी इज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ पनिशमेंट। ऑप्शन डी इज इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ पनिशमेंट। सो बेसिकली जब कम्यूटेशन की बात होती है तो हम बात करते हैं कि जब पनिशमेंट का पीरियड जो है कम कर दिया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,
हु कॉइन्ड द टर्म विक्टिमोलॉजी, विक्टिमोलॉजी टर्म किसने दिया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन मेंडलसन, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not mentioned under provision for social integration of children in need of care and protection in the जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। ठीक है, अभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का हो गया है, तो अब उसके हिसाब से ही इसको आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि सीएनसीपी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इनमें से क्या चीज नहीं होती है। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? एडॉप्शन, फोस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप एंड कम्युनिटी सर्विस। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, जो जनरली किनके लिए दिया जाता है? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनके लिए, उस तरीके के बच्चों के लिए कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करा जाता है, ना कि सीएनसीपी वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आपको असर्शन और रीजन दे रखा है। सो असर्शन इज कोर्ट्स इन इंडिया आर डिस्पेंसिंग स्पीडी जस्टिस, इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आपको जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। एंड रीजन क्या है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जजेस जो है कोर्ट में वो एडिक्वेट है। ठीक है, एंड ऑप्शंस आपके पास दे रखा है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, या दोनों गलत है, या फिर ए सही है, यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है, या रीजन सही है, असर्शन गलत है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए एंड आर, असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, क्योंकि कोर्ट्स में हमें जस्टिस भी नहीं मिल रहा है, स्पीडी जस्टिस भी नहीं मिल रहा है, और एडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस भी नहीं है कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? द पर्पज ऑफ प्री सेंटेंस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो प्री सेंटेंस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसका क्या काम होता है? ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? टू प्रोवाइड द मजिस्ट्रेट विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द ऑफेंस एंड ऑफेंडर, कि मजिस्ट्रेट को एक ऑफेंस और ऑफेंडर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए प्री सेंटेंस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, या फिर प्रोसिक्यूटर को हेल्प करता है ये कि वो मजिस्ट्रेट को सेंटेंस, जो भी पनिशमेंट है वो रिकमेंड करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि डिफेंस काउंसिल को लीनियंसी के लिए प्लीड करने के लिए हेल्प करता है, या ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड द मजिस्ट्रेट विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द ऑफेंस एंड द ऑफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। Which category of children among the following is not dealt by Child Welfare Committee under the JJ Act 2000? ठीक है, अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी वो 2015 के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि इनमें से कौन से बच्चों को, कौन सी कैटेगरी के बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो नहीं देखती है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, या फिर ट्रुआंट चिल्ड्रन। सो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे बच्चे जो कि लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड बाय डरकाइम इन हिज क्लासिफिकेशन ऑफ सुसाइड? तो सुसाइड का जो क्लासिफिकेशन है डरकाइम ने दिया था, तो इनमें से किस तरीके के सुसाइड के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया है? ऑप्शंस आपके पास है निहिलिस्टिक, इगोइस्टिक, एनोमिक एंड एल्ट्रुइस्टिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई एक पर्सन जो है वो सभी रिलीजियस और मोरल प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट कर देता है, और उसको ऐसा लगता है कि जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है। तो ये जो आप मोरल्स और प्रिंसिपल, रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो बनाते हैं, ये सभी बकवास बातें हैं। ठीक है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। निहिलिस्टिक क्लासिफिकेशन जो है सुसाइड का वो डरकाइम ने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड, जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? ऑप्शंस आपके पास है वायलेंस अगेंस्ट स्पाउस, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एट होम, वायलेंस अगेंस्ट एल्डरली, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, दैट इज डी। और ये आपको कहाँ पढ़ने को मिल जाएगा? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और ये एक्ट कब आया था? 2005 में। और इसका जो सेक्शन 3 है
वो डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करता है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये कहता है स्पेशल होम्स जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बने हैं वो किस कैटेगरी के बच्चों के लिए बने हैं। ऑप्शंस आपके पास है, मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन है उनके लिए बने हैं, या स्पास्टिक चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बने हैं, या फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए बने हैं, या चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए बने हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक में जो पॉपुलेशन टर्म है उसका क्या मतलब होता है। अ ग्रुप हैविंग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स, या अ ग्रुप हैविंग यूनिट्स विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, या अ लार्ज ग्रुप ऑफ डेफिनेट यूनिट्स, या अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ इनडेफिनेट यूनिट्स। सो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अ ग्रुप हैविंग यूनिट विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। अगर उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नहीं होगा उस पॉपुलेशन में का, तो हम उसमें से सैंपल को कैसे चूज करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज बोस्टल स्कूल्स किन के लिए होते हैं। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, पेटी ऑफेंडर्स, एडल्ट ऑफेंडर्स, एडोलेसेंट ऑफेंडर्स, या सेक्स ऑफेंडर्स। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, एडोलेसेंट ऑफेंडर्स। एडोलेसेंट ऑफेंडर्स क्या होते हैं, जो 16 से 21 ईयर्स के बीच के जो लोग होते हैं उनको एडोलेसेंट ऑफेंडर्स कहा गया है। बोस्टल स्कूल जिनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब बूस्टर स्कूल का काम क्या होता है, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड करा जा सके यंग ऑफेंडर्स को, और इसके साथ साथ उनका रिहेबिलिटेशन हो पाए, इसीलिए बोस्टल स्कूल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज ड्रग एडल्ट्रेशन क्या है। तो ड्रग एडल्ट्रेशन इज ट्रेडिशनल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, एनवायरमेंटल क्राइम, या पॉलिटिकल क्राइम। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज इकोनॉमिक क्राइम, क्योंकि फाइनेंशियल गेन के लिए हम क्या कर रहे हैं, ड्रग में एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उससे हमें पैसे मिलेंगे, हम क्या कर रहे हैं, उसके प्योरिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो किस लिए हो रहा है, मेन हमारे इकोनॉमिक क्राइम के कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दैट those who violate the rights of others deserve to be punished। ऐसे जो लोग जो दूसरों के राइट्स को वायलेट करते हैं उनको भी सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको भी वैसे ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इसके ऑप्शंस आपके क्या पास क्या क्या है, अटॉर्नमेंट, जस्ट डेजर्ट्स, हेडोनिज्म, या इनकैपेसिटेशन। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जस्ट डेजर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, एडमिशन टू ओपन प्रिजन्स इज ग्रांटेड टू प्रिजनर। ऐसे कौन से वो प्रिजनर्स होते हैं जिनके लिए ओपन प्रिजन्स में उनको एंट्री मिलती है। एंड ऑप्शंस आपके पास क्या है, बाय कोर्ट्स, टू दोज हु आर इल, टू दोज हु हैव पुट इन गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर इन जेल, या हार्डन क्रिमिनल्स। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐसे प्रिजनर्स जो कि जेल में अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं उनके लिए उनको ओपन प्रिजन में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अमंग द फॉलोइंग विच स्कूल ऑफ थॉट इन क्रिमिनोलॉजी फॉर्मुलेटेड कैलकुलस फॉर पनिशमेंट। इनमें से कौन सा स्कूल जो है थॉट ऑफ क्रिमिनोलॉजी का जिसने बताया कि कैलकुलस होता है, पनिशमेंट देने से पहले उसको कैलकुलेट किया जाता है। एंड ऑप्शंस क्या है, पॉजिटिव स्कूल, कार्टोग्राफिक स्कूल, क्लासिकल स्कूल, और नियो क्लासिकल स्कूल। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ये भी जान लेते हैं क्यों, क्योंकि क्लासिकल स्कूल में स्पेसिफिकली ये बताया गया था कि जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो स्विफ्ट, सर्टेन एंड सिवियर होनी चाहिए। सीजर बकेरिया ने बताया था, तो वो पूरा कैलकुलेट करके पनिशमेंट को और फिर उसको पनिशमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीड क्रिमिनल पर्सनैलिटी। इनमें से किसने क्रिमिनल पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था। तो इनमें से जो बाकी सारे हैं वो मेनली क्या है, उन्होंने क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज दी हैं, बट जो क्रिमिनल पर्सनैलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आइसेंक ने दिया है, ठीक है। सो H.J. आइसेंक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, who among the following is eligible to be appointed as chairperson of नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इनमें से कौन से लोग हैं जिन्हें NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। ऑप्शंस आपके पास क्या है, रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है फिलहाल के लिए, बट ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक्स्ट्रा। सो
2019 में जो एक अमेंडमेंट हुआ था इसमें, जिसमें अब क्या है कि अब कौन कौन एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज और ऐड हो गई है कि अगर कोई रिटायर्ड या सर्विंग जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी चेयरपर्सन बन सकता है। पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही बन सकते थे, लेकिन अब रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज भी एनएचआरसी के मेंबर बन सकते हैं, और ये 2019 अमेंडमेंट में बताया गया है। ठीक है, तो अगर मैं 2019 के हिसाब से चलूं तो इसका ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही हैं। बट अगर क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि बोथ आर करेक्ट, तो हम सिर्फ ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ, जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, उसमें इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात करी गई है? And options are NHRC Commission only, State Human Rights Commission, Human Rights Court, या all of the above. Correct option is option number D, that is all of the above. इन सभी को सेटअप करने के बाद करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। आपको लिस्ट 1 में से लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, सो स्टडीज इन होमिसाइड ये किसने दिया था? वॉल्टर सी रकलेस ने नो। द क्राइम प्रॉब्लम एडविन सदरलैंड नो। क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम हैंस वॉन हंटिंग ने करेक्ट। पायनियर्स इन क्रिमिनोलॉजी जॉर्ज बी वोल्ड नो। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया रिफ्लेक्ट, जो क्राइम स्टेटिस्टिक्स होता है इंडिया का, वो क्या जो फिगर्स बताते हैं वो क्या होते हैं? ट्रू इंडेक्स ऑफ क्राइम, टोटल नंबर ऑफ ऑफेंसेस इन सोसाइटी, या सिर्फ हम रिकॉर्डेड क्राइम की बात करते हैं क्राइम स्टेटिस्टिक्स में, या फिर ऐसे सभी क्राइम जो कि पब्लिक को पता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ रिकॉर्डेड क्राइम ही क्राइम स्टेटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजन का। तो असर्शन में बोला गया क्राइम प्रॉब्लम इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली सीरियस इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्राइम की प्रॉब्लम जो है काफी बढ़ रही है सीरियसली। एंड रीजन आपको क्या दिया गया कि पुलिस इज रजिस्टरिंग ऑल क्रिमिनल इंसिडेंट, कि पुलिस अब सारे इंसिडेंट्स को, सारे क्रिमिनल इंसिडेंट्स को क्योंकि रजिस्टर कर रही है, इसीलिए हमें अब पता चल रहा है कि क्राइम जो है बढ़ रहा है। ऑप्शंस आपके पास क्या है? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, या फिर बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, ए जो है वो ट्रू है बट आर फॉल्स है। पुलिस अभी भी सारे क्रिमिनल इंसिडेंट्स को रजिस्टर नहीं करती है, बट क्राइम प्रॉब्लम जो है वो सीरियस होता जा रहा है, ये बात ट्रू है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।